हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपका कंप्लीट 2026 का मॉडल पेपर है और वर्मा प्रेस का भी सेट 1 है। समझ गए? चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका गद्यांश दिया है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। आकाश वह असीमित विस्तार जहाँ से तारों की झिलमिलाहट सदियों से मानव को अपनी ओर खींचती रही है। कभी यह आकाश केवल स्वप्न था, किंतु यह स्वप्न भारतीय विज्ञान की दृढ़ इच्छा शक्ति से साकार हो रहा है। अंतरिक्ष में भारत के कदम मानो उस सपने की गूंज है जो कभी साधारण झोपड़ी में बैठे वैज्ञानिकों ने संजोया था। सन 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत अपनी ही शक्ति से चांद और मंगल की धरती को छू लेगा। डॉक्टर साराभाई ने यह बीज बोया जिसमें विश्वास था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला की चार दीवार तक सीमित नहीं, बल्कि आम जनता की जिंदगी को बदलने का माध्यम बन सकता है। यही बीज आगे चलकर एक वट वृक्ष बन गया। वट वृक्ष माने बड़ा पेड़। 1975 का वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक था, जब आर्यभट्ट उपग्रह ने अंतरिक्ष में पहुंचकर अपनी चमक बिखेरी तो मानो करोड़ों भारतीयों की आंख में उम्मीद का नया सूरज उगाया। इसके बाद 1980 में रोहिणी उपग्रह के साथ भारत ने अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान को अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। यह आत्मनिर्भरता का प्रथम स्वप्निल कदम था। आज अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक प्रयोग का क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की पहचान बन चुकी है। PSLV और GSLV जैसे रॉकेट ने भारत को वह समर्थ दिया है कि वह अपने साथ साथ अन्य देश के सपनों को भी अंतरिक्ष में पहुंचा सके। जब विदेशी उपग्रह भारतीय भूमि से उड़ान भरता है तो यह केवल तकनीकी का नहीं, बल्कि विश्वास का उत्सव होता है। भारत के अंतरिक्ष अभियान में चंद्रमा और मंगल विशेष पड़ाव रहे। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की गोद में छिपे जल अणुओं का रहस्य खोजा। मंगलयान ने दुनिया को चकित कर दिया कि सीमित साधनों वाला एक देश भी कम खर्च में लाल ग्रह तक पहुँच सकता है, मतलब मंगल। और फिर आया वह क्षण जिसने भारत की विश्व इतिहास में अंकित कर दिया, चंद्रयान 3 की सफलता। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि असंभव केवल शब्द है, वास्तविकता नहीं। पर भारत का सपना यहीं समाप्त नहीं होता। भविष्य में गगनयान मिशन भारत अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। आदित्य L1 सूर्य के रहस्य को खोजेगा और आगे के अभियान मानवता को नए क्षितिज से परिचित कराएगा। इन सब उपलब्धियों के बीच एक गहरा संदेश छिपा है। सीमित संसाधनों से ही असीमित सपने पूरे किया जा सकते हैं। भारत की यह यात्रा केवल विज्ञान की नहीं, बल्कि मनुष्य की अटूट आस्था, उसकी जिज्ञासा और परिश्रम का उत्सव है। अंतरिक्ष में भारतीय कदम हमें यह सिखाता है कि सितारे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वे हमें यह याद दिलाते हैं कि यदि हम चाहे तो उन्हें छू भी सकते हैं। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन आंसर देखो। अंतरिक्ष में भारत के कदम किसकी गूंज बताता है? विज्ञान के संजोए सपने का। PSLV और GSLV क्या है? ये है प्रक्षेपयान। जब विदेशी उपग्रह भारत से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विश्वास का उत्सव। अभी पैसेज में दिया था। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना। अब चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पद्यांश है ये। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ा घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया, कहकर आज जोर जोर से गरज रहे हैं। बादल है जिसके काका किसको डांट रहे हैं, उसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही फिर भी क्यों खाली जाता है वार। कवि ने अचानक वर्षा को किस प्रकार व्यक्त किया है? तो बादल के घड़े फूटने से। कवि ने सूरज को किससे बुलाए जाने की कल्पना की है? उसकी माँ से। इस काव्यांश में कौन सा रस अधिक परिलक्षित होता है? अद्भुत रस। इस काव्यांश की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाल सुलभ कल्पना और सरलता। चलो अब आगे देखो, ये आएगा ही। अभिव्यक्ति और माध्यम। परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? ये है कार्यालयी पत्र। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पे होता है? ये राजपत्र या गजट पे होता है। PTI एक समाचार एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र। लेकिन ये गूंगा फिल्म था। पहली बोलती फिल्म पूछे तो आलम आरा। स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है? यह है खोजपरत पत्रकारिता। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में करते हैं? ये समाचार लेखन में करते हैं। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? तो अखबार की आवाज़ संपादकीय को माना जाता है। इनमें से कौन अलग है? तो इंडिया टुडे अलग है। दैनिक जागरण रोज प्रकाशित होता है हिंदी का। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ये सब हिंदी का समाचार पत्र है। जबकि दैनिक जागरण जो है ये क्या है? ये सॉरी, इंडिया टुडे क्या है? ये इंग्लिश वाला है। चलो अब देखो, बुक का है। सारी रात संभव की आंख में शाम मंडराती रही, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल MA पूरा किया था,
अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियों या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कत्तर थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिसके साथ खेलते खाते वो बड़ा हुआ। इस तरह बिल्कुल अकेले अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद स्नान दिशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ और ज़्यादा बेचैनी लग गई। इसे मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे क्या करेगा। ये घाट पर जाकर बैठेगा, पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के दिवाली पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी, कैसी लगती थी संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय की कि उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। तो देखो, माता पिता का विश्वास था कि हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन करने से क्या होगा, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अगला, पुजारी ने क्या गलतफहमी की, तो दंपति समझकर आशीर्वाद दिया। संभव को हरिद्वार जाने की प्रेरणा किस कारण से अधिक थी, तो नानी से मिलने और घूमने की शौक। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, ये है दूसरा देवदास। चलो आगे देखो, अब है पद्यांश, बुक का है ये। वह यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुछ सा अपमान अवज्ञा के घुंघाते कड़ुए तम्र में यह सदा द्रविड़ चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उल्लंघन बाहु यह चीर अखंड अपनाना, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय उसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा, मदमाता पर इसकी भी पंक्ति को दे दो। चलो देखो, प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य शैली से ली गई है, बावरा अहेरी। कवि ने विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया है, स्थिर और अडिग। सदा द्रविड़ चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र किस गुण की ओर संकेत करता है, करुणा और सजगता। उल्लंबु बाहु का अर्थ है क्या है, उठी हुई भुजाएं। प्रेमघन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया, यह है संस्मरणात्मक। ठेले चुन लो निबंध में शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र किया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देवसेना का गीत, ये स्कंदगुप्त से होगा, ये स्कंदगुप्त होगा, याद रखिएगा। बी नंबर आंसर गलत है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है, तो ये छन का। कोयया का दूसरा नाम क्या है, ये कुमुद है, वाटर लिली। गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया, ये बनाया गया चंबल नदी पे। अब चलिए सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉर्नेलिया का गीत में किसका वर्णन है। कॉर्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। देवसेना का गीत जो है स्कंदगुप्त से, दोनों याद रखना है। इसमें सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया के माध्यम से भारत भूमि की भव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय करुणा का चित्रण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद से आप क्या समझते हैं, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कविता को छंद के अनुशासन में मुक्त कर भावों के स्वाभाविक प्रवाह के अनुरूप लिखा। मुक्त छंद ऐसा काव्य रूप है जिसमें पारंपरिक छंदों, मात्रा, यति और तुक के कठोर बंधनों से कवि को स्वतंत्रता मिली। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है, तो ये देखो क्या होगा। गीत की सार्थकता मात्र उसकी रचना में नहीं अपितु दूसरे समाज के द्वारा गाने में है, और मोती का सागर में निकल जाने की महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसके गुणों को परखने समाज का भी जरूरी है। विद्यापति के काव्य भाषा की विशेषता बताया। विद्यापति ने मैथिली भाषा को काव्य भाषा के रूप में चुना है। उन्होंने पदों में आंचलिक शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। विभिन्न अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। पदों को प्रभावी बनाने के लिए चित्रात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है। कई शब्दों की पुनरावृत्ति भी की है। अमझर से आप क्या समझते हैं, अमझर गांव में सुनापन क्यों आता है। सिंगरौली के उस गांव का नाम अमझर पड़ गया था जो आमों से घिरा हुआ था और यहां आम झरा करते थे। जब से नवा गांव के 18 गांवों को उजाड़ दिया जाने की सरकार घोषणा हुई, तब से वहां के आम के वृक्ष पर सुनापन छा गया। वे अपने आप सूखने लगे और उसमें फल आना बंद हो गया। इसी कारण अमझर गांव में सुनापन
व्याप्त हो गया। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? हाथी ने पूरे जंगल में डुग्गी पिटवा कर यह घोषणा करवा दी कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर उसे क्षति न पहुंचाए, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। भारत की नदियां गंदी क्यों हो रही है? तो बहुत कारण है। भारत की नदियां खासतौर पर भारतीय लोगों के अंधविश्वास के कारण गंदी है। लोग पूजा की सामग्री को नदी में बहाते हैं, कुछ लोग जो है शवों को, अस्थियों को नदी में बहाते हैं, यही सब है। और भी औद्योगिक कूड़ा कचरा को भी वहाँ पे डाला जाता है, मवेशियों को नहलाने, कपड़ा धोने, ये सब लिख सकते हैं हम लोग। बिस्कोहर की माटी रचना में लेखक चांदनी रात और बच्चों पर क्या टिप्पणी करते हैं? तो लेखक कहता है कि चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तब बच्चा दूध पीने के साथ साथ चांदनी रात के आनंद को भी पूरी तरह महसूस करता है, जैसे चांदनी भी बच्चों को उसकी माँ की तरह स्नेह ममता दे रही है। चलिए आगे देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है ये। भरत राम का प्रेम पाठ के आधार पर आज की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें। तो भरत और राम का प्रेम वर्तमान के लिए प्रासंगिक है और आवश्यक भी। आज रिश्तों का महत्व समाप्त होता जा रहा है, या यूं कहें कि सारे रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। बाहर से दिखावा और अंदर से नाम मात्र की भी मजबूती नहीं। भौतिकता के पीछे भागते मनुष्य वास्तविक सुख और आनंद से वंचित होता जा रहा है। वास्तव में सच्चा सुख और आनंद आपसी प्रेम से ही मिलता है। समाज में यदि भरत और राम के समान भाइयों से प्रेम व्यवहार हो तो जीवन की अनेक समस्या एवं बुराई स्वयं समाप्त हो जाएगी। कवि ने धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती है? कवि ने धरती और मन में निम्नलिखित समानता देखी। धरती यदि बंजर होती है तो मन को उब और खींच बंजर बनाए रहती है। पत्थर और चट्टान धरती पर बोझ है, वे केवल कठोरता की निशानी है। ये बंधन और बोझ झूठे हैं। इसके टूटने के बाद ही जमीन और मन की असली उर्वरा शक्ति, उसकी रसपूर्णता उद्घाटित होती है। चलिए आगे देखते हैं। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्राकृतिक से रिश्ता टूटता जा रहा है, उसे पुनः कैसे जोड़ा जाए। कवि यह विचार प्रकट करता है कि आज भी पहले की तरह ही ऋतुओं में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता रहता है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते और निरपक्ष बने रहते हैं। आज भी पतझड़ झड़ते हैं, कोपले फूटती है, पलाश के वन लाल लाल फूलों से दहक उठता है, कोयल भ्रमर मस्ती भरे गीत गाते हैं, परंतु हमारी निगाह उस पर नहीं जाती है। आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को इतना आत्मपरन और भावहीन कर दिया कि वह प्रकृति के परिवर्तन को अनुभूति से नहीं बल्कि कैलेंडर और दफ्तर की छुट्टी से जानते हैं। कवि इस बात के लिए भी चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से रागात्मक संबंध समाप्त होता जा रहा है, जिसे पुनः स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। कूटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है? कूटज नाम व रूप दोनों ही अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। यह इतना आकर्षक नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला रहा है। कितने नाम आए और गए, कूटज है कि संस्कृति की निरंतर स्फीमान शब्द राशि में जो जमकर बैठा सो बैठा ही है। रूप के तो कहने ही क्या, चारों तरफ से कुपित यमराज के दारुण निस्वान के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी। कठोर पाषाण की कारा में रुद्र जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ। इसमें कितनी कठिन जीवन शक्ति है। जीवनी शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। अब चलिए आगे चलते हैं। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद को क्यों नहीं सुना सका? बड़ी बहुरिया ने जो कुछ संवाद दिया उसे हरगोविंद उसके मायके में नहीं सुना पाया। वह बड़ी बहुरिया के संवाद को सुनाने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। उसे लगता था कि वह तो उसके गांव का अपमान है कि वह अपने लक्ष्मी को संभाल कर नहीं रख पाया। उसके जाने के बाद गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी भी गांव छोड़कर चली जाएगी। वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया की वास्तविक दशा बताकर और व्यथित नहीं करना चाहता था। वह मायके में बड़ी बहुरिया के भावी दशा की आशंका को भी भाप गया था। यहाँ तक भाई भाभीियों की नौकरी कैसे कर पाएगा, यही सब सोचकर वह बड़ी बहुरिया का संवाद उसके मायके में नहीं सुना पाया। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त हुए? जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के निम्नलिखित फल प्राप्त हुए। यदि वेदी का ढेला हो तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर वाला ढेला चुनो तो संतान पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र प्राप्त होगा। मसान की मिट्टी छू ली तो अशुभ हो जाएगा। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाएगा, जन्म भर जलती रहेगी। यदि एक नर के सामने यह मसान की मिट्टी छू ले तो उसका यह अर्थ हुआ कि उसका कन्या का कभी ब्याह ना होगा। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले तो ब्याही जाएगी। चलो अब देखो,
प्रेमघन की छाया स्मृति के लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता है। इससे पक्का 4-5 क्वेश्चन रहेगा। लेखक ज्यों ज्यों बड़ा होता गया उसके आसपास के साहित्य वातावरण में हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बन गई। वह प्रेमघन के घर भी आने जाने लगा। इस प्रकार लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। ये अंधे भिखारी वाला है सूरदास। तो सूरदास जगधर को अपनी जमा पूंजी के बारे में नहीं बताना चाहता था। वह जानबूझकर रुपए की पोटली की बात को छिपा गया। जबकि जगधर को बहरों से पता चला कि उसने सूरदास की झोपड़ी में जो थैली पोटली उड़ाई थी उसमें 500 से अधिक रुपए है। जगधर ने सूरदास से कुरेद कर थैली के बारे में पूछा भी, पर सूरदास इससे साफ इनकार कर गया। वह बहरो तुमसे हंसी करता होगा, 5.5 रुपये तो कभी जुटा नहीं, 550 रुपये कहाँ से आते। इसका कारण यह है कि सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि की बात को गुप्त रखना चाहता था। वह जानता था कि एक अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जे की बात नहीं है जितना धन का होना है। भिखारी के लिए धन संचय करना पाप से कम नहीं है। अतः वह कहता है मेरे पास थैली वेली कहाँ है, होगी किसी की थैली होगी जो वो तो भीख मांगता है। चलिए आगे देखिए। प्रदूषित होती नदियाँ अथवा हमारी संस्कृति विरासत विषय पर एक निबंध लिखें। तो इसमें पूरा लिखना है नदी कैसे प्रदूषित होता है। तो भारत की नदियों को देश कहा जाता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां न केवल हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि करोड़ों भारतीयों की जीवन रेखा भी है। परंतु आज यही जीवनदायिनी नदियां प्रदूषण के भयंकर संकट से जूझ रही है। टॉप 100 भी देखना है आप लोग को। नदी प्रदूषण की समस्या। भारत की अधिकांश नदियां विशेषकर गंगा और यमुना अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश में 296 प्रदूषित नदी खंड मौजूद है। इसमें दिल्ली की यमुना, अहमदाबाद की साबरमती, मध्य प्रदेश की चंबल, कर्नाटक की तुंगभद्रा, तमिलनाडु की सरबंगा सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। नदियों के प्रदूषण का बहुत सारा कारण है। इसमें अपने से लिख सकते हैं हम लोग। कीटनाशक, कृषि छिड़काव, धार्मिक मतलब मूर्ति विसर्जन, माला फेंकना, ये सब है। अस्थि विसर्जन, उसके बाद उद्योग भी प्रदूषित करता है। तो ये सब आप लोग को लिखना है। हमारी संस्कृति विरासत, इसमें भी आपको ये वाला देख लीजिए, थोड़ा इसको लिख लेना है। शहर के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है। इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए नगर निगम को पत्र। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेट, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी देवघर नगर निगम या जमशेदपुर नगर निगम जमशेदपुर, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु अब माह से सविनय निवेदन। ये सब आपको लिखना है। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, प्रार्थी, मोहल्लेवासी, वार्ड नंबर 30, जो लिखना है लिख लेना। टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली किन्हीं 5 समाचार पत्र का नाम। राष्ट्रीय समाचार जो देश का है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार विदेशी होता है ये, और खेल समाचार वही स्पोर्ट्स न्यूज़, हॉकी, फुटबॉल, ये सब के बारे में बताता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचार ये मार्केट के बारे में बताता है। मनोरंजन भी है, फिल्म इसमें। संपादक के कार्यों का उल्लेख करें। संपादक का कार्य अलग अलग होता है। संपादक मतलब क्या होता है, जो मतलब न्यूज छापता है या बताता है, यही सब है। इसको भी लिखिए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया माने जो अखबार पेपर ये सब है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टेलीविज़न है ये सब है। समझ गए, ठीक है। और फिर है खूबियाँ भी है और कमियाँ भी है। इसका काव्य स्पष्ट करना है। अगहन, देवस, घटा, निशिबाई यहाँ पे दिया गया है। इसको समझ गए। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। पूरा सेट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब हो गया। इससे 5-6 क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।